हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी में। तो आज हम करेंगे सीटेट 13 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीपी का पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। जैसा कि ये क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। ऑप्शन ए एकिक और अवैज्ञानिक। तो जैसा कि आपको बता दें कि विकास जो होता है वो कभी एकिक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है निर्धारित और स्थिर। तो विकास जो है वो कभी भी निर्धारित नहीं होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है अंतर्विषयात्मक और गतिशील। बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी दिया है अस्पष्ट और प्राचीन। तो विकास कभी अस्पष्ट नहीं होता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अंतर्विषयात्मक और गतिशील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास अवधि की बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए शिशुअवस्था, गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन बी दिया है गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ऑप्शन सी दिया है गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन डी दिया है गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपको बता दें कि शिशु अवस्था यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में पहले। तो बाल विकास की जो अवधि होती है उसमें सबसे पहले क्या आता है, गर्भावस्था, और यहाँ पे क्या दिया है, शिशु अवस्था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है गर्भावस्था, सही है। फिर दिया है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि ये गलत दिया है, क्योंकि गर्भावस्था के बाद आता है शिशु अवस्था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिशु अवस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या दिया है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पे किशोरावस्था नहीं आएगा, बल्कि पूर्व बाल्यावस्था के बाद क्या आता है, मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जैसा कि आपको बता दें, जो गर्भावस्था की अवधि होती है वो कितनी होती है, 9 मंथ्स 10 डेज, 9 मंथ्स 10 डेज, 9 महीने और 10 दिन। और शिशु अवस्था जो है उसकी होती है जन्म से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की होती है 2 से 6 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के किसका परिणाम है। ऑप्शन ए विसंबंधन, ऑप्शन बी वियोजन, ऑप्शन सी अंतःक्रिया, ऑप्शन डी स्वतंत्र कार्य। तो यहाँ पे पूछा है कि विकास और प्रकृति किसके पालन पोषण का परिणाम है। जैसा कि वंशानुक्रम, वंशानुक्रम जो वातावरण, इन दोनों की क्रिया अंतःक्रिया करने पर क्या होता है, विकास होता है, विकास होता है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है ऐसा, कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होने पर विकास होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अंतःक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस स्टेज में कर लेते हैं, मतलब किस अवस्था में समझ लेते हैं उसको। तो ऑप्शन ए दिया है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूल संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मूल संक्रियात्मक, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है।
तो ऑप्शन ए दिया है इसमें संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूल संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है और जहां वह पहले टेढ़े बेढ़े लॉजिक लगा रहा था और अब वह रियल लॉजिक लगा के सोचने समझने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। 11 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम या सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए किस सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है? ऑप्शन ए दिया है लेव वायगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड मनोगतिशीलात्मक, ऑप्शन डी बी.एफ. स्किनर व्यवहारवादी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने कहा है कि बच्चे अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कहा था ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लेव वायगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वायगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। तो कम से कम अवसर देना विद्यार्थियों को, तो ये गलत दिया है यहाँ पे। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, तो बाधित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन भी आपका गलत दिया है। विद्यार्थियों को उनके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी दिया है अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, पुरस्कार और दंड का प्रावधान नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेव वायगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को विद्यार्थियों को उनके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग करना चाहिए। तो बता दें आपको कि वायगोत्स्की का मानना है कि बच्चे के विकास के 3 मुख्य जरूरतें होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली है सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया। दूसरी है संस्कृति और तीसरी है भाषा। तो आपको ये तीनों याद रखनी है। जैसा कि लेव वायगोत्स्की का मानना है कि विकास की बच्चों के लिए 3 जरूरतें होती हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन बी दिया है दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। ऑप्शन सी दिया है दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है। ऑप्शन डी दिया है दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ने स्टेज के बारे में बताया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि दोनों ने जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग, इसमें ये पूछा गया है कि इनके सिद्धांत के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही दिया है। तो इस अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है, तो दोनों ने अवस्थाओं के बारे में बात की है। तो आपको बता दें कि जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? जीन पियाजे कितनी अवस्थाएं दी है? 4। और कोहलबर्ग ने कितनी दी है? कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय अधिगम। तो निष्क्रिय जो है वो एक निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए गलत है। ऑप्शन बी है सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कंठस्थीकरण, तो बच्चों को रटाना क्या बच्चों को प्रोत्साहित करेगा? बिल्कुल गलत है। निर्देशन आधारित अधिगम, बच्चों को निर्देश देना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर।
कि सहयोगात्मक अधिगम वो अधिगम है जो बच्चों को चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना यह किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? ऑप्शन ए दिया है अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन बी गतिशीलात्मक, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन डी प्रकृतिवादी। तो यहाँ पे बता दें आपको कि जहाँ पे दूसरों के बारे में बात की जाए वहाँ हार्वर्ड गार्नर ने अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ द माइंड में बताया है कि उन्हें विश्वास नहीं था कि संज्ञान एक रूप है जो सभी मानवीय सोच को छोटा बनाता है, इसलिए बुद्धि को एक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो कौन सी पुस्तक में बताया था इन्होंने? फ्रेम ऑफ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे पूछा है कि भाषा और विचार, मतलब ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इन दोनों के बारे में सही है? देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत दिया है। देखिए दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित नहीं होते हैं। ऑप्शन बी दिया है यह एक दूसरों को प्रभावित करने के लिए असंग तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उसके लिए कई तरीकों से अंतःक्रिया भी करते हैं। ऑप्शन सी दिया है शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, तो नहीं दिया है यहाँ पे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशी कारकों से प्रभावित होते हैं, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा और विचार जो है वो वंशानुक्रम और परिवेशी कारक दोनों से प्रभावित होते हैं, ना कि किसी एक से। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भाषा और विचार एक जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? जहां पर जेंडर में पक्षपात को चुनौती दी जा रही है वहां पर जो है वो प्रवीण जो है उसकी सोच में कौन सी प्रवृत्ति होगी? देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा, ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा, ऑप्शन सी जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, ऑप्शन डी जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। तो जब उसके घर में उसके माता पिता जो हैं, जो उसके पिता है वो भोजन बनाने का कार्य करते हैं और घर में खराब हो गए जो इलेक्ट्रॉनिक है उनकी माता जो है वो उसकी मरम्मत करती है, तो वो क्या करेगा? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, ऑप्शन बी अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, तो बाधा के रूप में देखना तो गलत हो जाएगा। अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए, तो अनदेखी तो नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए, तो सीमित नहीं कर सकते, सीमित जो है वो निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लिया गया है, इसमें क्या स्वरूप होगा उसका देखते हैं। रचनात्मक, बिल्कुल सही है। भी दिया है नियमित, ये भी सही है। सूचनाओं के मात्र गतिशीलता पर केंद्रित, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सूचनाओं के मात्र गतिशीलता पर केंद्रित नहीं हो सकता। ऑप्शन डी दिया है शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप, बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि शिक्षण के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए, बी और डी। तो ये भी डी कहाँ पे दिया है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए, बी और डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे पूछा है कि समालोचनात्मक जो चिंतन है उसको समुन्नत करने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से महत्वपूर्ण है?
देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि समालोचनात्मक चिंतन में विद्यार्थी जो है वो बहुत ही आसान प्रश्न नहीं पूछने चाहिए उनसे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी दिया है अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए। ये ऑप्शन भी आपका गलत दिया है, क्योंकि अध्यापक को पाठ्यक्रम को पूरा करना है तो वो लचीली समय रेखा का पालन करेगा, ना कि गैर लचीली। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। बिल्कुल सही दिया है, अवसर मिलना बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए। तो एक समान योग्यता वाले कोई भी विद्यार्थी होता है वो एक समान योग्यता का नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना मतलब बच्चों में कंपटीशन करवाना। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रीय शिक्षण शास्त्रीय विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए। तो अध्यापक केंद्रित, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि आपका जहां कहीं भी आपको अध्यापक केंद्रित ऑप्शन दिख जाए तो वो आपको कट कर देना है। ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करना। तो अनदेखी तो नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समावेशन को समुन्नत करने के लिए एक अध्यापक को अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधि के माध्यम से शामिल किया जाए। बिल्कुल सही है, संस्कृत के पहलुओं को शामिल करना है, चाहे वो वंचित समूह के हो, हर बच्चे को संस्कृत में शामिल करना चाहिए। यहाँ पे अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तर्क आर दिया है अपनेपन का बोध सीखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब उनकी संस्कृति और गतिविधियों को शामिल किया जाएगा तो उनको अपनेपन का बोध भी होगा। तो यहाँ पे तर्क भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। सही विकल्प चुनना है इसमें से। तो आपको बता दें जब आपका अभिकथन सही दिया हो और आपका तर्क भी सही दिया है तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशित सहायक सामग्री और अनुकूलन, जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार। फॉन्ट का बड़ा आकार मतलब बड़े बड़े अक्षर लिखना। आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया है दृष्टि की आंशिक क्षति। ऑप्शन बी श्रवणबाधिता। ऑप्शन सी संवेदी बाधित। ऑप्शन डी दृष्टि की समग्र कुल क्षति। तो दृष्टि की आंशिक क्षति सही है। श्रवणबाधित मतलब सुनना, और मतलब सुनने की बात तो यहाँ पर की नहीं गई है क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। संवेदी बाधित, संवेदी मतलब छूने की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे उसके बारे में भी बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है दृष्टि की समग्र कुल क्षति, मतलब बच्चे को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगर बच्चे को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दृष्टि की आंशिक क्षति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वलीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है? स्वलीनता जिसे ऑटिज्म भी बोलते हैं, तो इसमें क्या दिया है देखते हैं। ऑप्शन ए विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना। ऑप्शन बी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल। ऑप्शन डी एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। मतलब स्वलीनता जो है उसे ऑटिज्म भी बोलते हैं, और यह एक जो है वो जटिल स्थिति है जो बच्चों की एकाग्रता की कमी को प्रकाशित करती है, और वे अपने कार्यों और शब्दों को दोहराते रहते हैं। मतलब किसी भी बात को बात करते हैं या किसी भी चीज को देते हैं तो वो उसे बार बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है
राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है, या राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए दिया है विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, ऑप्शन बी औसत समझ वाली विद्यार्थी। औसत समझ वाली विद्यार्थी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वो उससे सवाल प्रस्तुत किया जाता है कक्षा में तो वो नए नए समाधान प्रस्तुत करती है, तो उसमें औसत समझ तो है नहीं, वो औसत समझ की विद्यार्थी नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, तो उसके अंदर स्पष्टता की कमी भी नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अतिशय रूप से विश्वस्त, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अतिशय रूप से विश्वस्त मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी मतलब कक्षा में सवाल प्रस्तुत किया जाता है तो राखी सवाल के लिए नए नए मतलब नवाचारी समाधान जो है वो प्रस्तुत करती है, मतलब उसके अंदर अब सारी सोच विकसित है और उसमें सृजनात्मकता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्री प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। बिल्कुल सही है, टीचर बच्चे को नई जानकारी देते हैं, उनमें नए नए ज्ञान का सृजन करते हैं, उनके अंदर कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करते हैं। उसका तर्क आर दिया है, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन की उनकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे टीचर समझता है, उसके समझ रहा है कि बच्चे के अंदर ज्ञान को समझने की बेहतर तरीके की योग्यता है। तो यहाँ पे तर्क भी आपका सही दिया है और आपका अभिकथन भी सही दिया है, तो इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है। तो अभी आपको बताया था कि जब आपका अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन सी अवलोकनात्मक अधिगम, ऑप्शन डी परासंज्ञान। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, अवलोकनात्मक अधिगम। कि अवलोकनात्मक अधिगम जो होता है वो होता है उसमें दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो जो है वो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। और वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण भी करती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, अवलोकनात्मक चिंतन। और सहयोगात्मक अधिगम जो है वो किसी के सहयोग से सीखना, मतलब ग्रुप बना के सीखना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय तो एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी परासंज्ञान, परासंज्ञान मतलब अपनी ही सोच पर सोचना, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर आप, ऑप्शन ए दिया है कक्षा कक्ष का वातावरण भयमुक्त हो, ऑप्शन बी अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे, तो अनदेखा करना तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो, तो जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है वो बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए और ना ही अमूर्त होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए, तो ना अपनाना ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से तब होता है जब कक्षा का वातावरण भय मुक्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? ऑप्शन ए कंठस्थीकरण, तो कंठस्थीकरण मतलब बच्चे को रटाना, तो इसे क्या विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? बिल्कुल गलत दिया है। समालोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी दिया है कार्यात्मक जड़ता, जो कि गलत है। ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन नहीं बल्कि विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन को समुन्नत करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, समालोचनात्मक चिंतन।
यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों के जीवन में चारों जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका समालोचनात्मक चिंतन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? चरण दर चरण। ऑप्शन ए अनुरूपी सोच, ऑप्शन बी अनुमानी, ऑप्शन सी प्रयत्न एवं त्रुटि, ऑप्शन डी कलन विधि। तो यहाँ पे चरण विधि का अनुसरण किया जाता है ये पूछा गया, तो उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर कलन विधि। तो कलन विधि समस्या समाधान प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कुछ सीमित नियम भी होते हैं। इन नियमों को एक के बाद एक लिखा जाता है, वही यहाँ पे बताया गया है चरण दर चरण, मतलब एक के बाद एक लिखना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर कलन विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? सही अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया यहाँ पे। पहला दिया है भय पैदा करने के लिए कापी में त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए। तो क्या बच्चों में आप भय पैदा करेंगे तो ये ऑप्शन ये तो आपका गलत हो जाएगा। भय, बच्चों के अंदर आप भय नहीं पैदा कर सकते। आप दूसरा दिया है विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल सही है कि बच्चों से जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उन्हें अध्यापक को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। तीसरा दिया है सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। चौथा दिया है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही है और जो पहला दिया है वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, दूसरा, तीसरा और चौथा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। बिल्कुल सही दिया गया है कथन। तर्क आर दिया है भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि भावनाएं संज्ञान से अलग नहीं होती हैं। ये भी बिल्कुल सही दिया है। तो अभी आपको बताया था कि अभिकथन और तर्क जब दोनों सही हो तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक प्रेरणा को संचालित करता है या अग्रता प्रदान करता है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी प्रशंसा। तो आपको बता दें कि प्रेरणा जो होती है वो एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो स्वयं या दूसरों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, वो कहलाती है प्रेरणा। प्रेरणा जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है बाह्य प्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा जिसमें आते हैं, जिसमें क्या क्या आता है पुरस्कार, पुरस्कार, माता पिता, माता पिता, उपहार, शिक्षक आदि। ये सभी जो है वो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी कौन सी होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा आंतरिक, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है जिज्ञासा, रुचि, आनंद, चुनौती आदि। ये जो है वो आती है आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत। तो यहाँ पे भाई पूछा है कि आंतरिक प्रेरणा को कौन संचालित करता है। तो यहाँ पे देखते हैं आंतरिक प्रेरणा में क्या क्या है, जिज्ञासा है, रुचि है, आनंद है, चुनौती है, ये सभी चीजें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर रुचि।
और बाह्य प्रेरणा में आता है पुरस्कार, माता पिता, उपहार, शिक्षक आदि। और प्रेरणा दो प्रकार की होती है, बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशी कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो यहाँ पे आपसे व्यक्तिगत कारक और परिवेशी कारक के बारे में पूछा गया है। देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है समझ का स्तर, ऑप्शन बी भावात्मक लब्धि, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम सामग्री, ऑप्शन डी सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शिक्षण अधिगम सामग्री। बाकी जो यहाँ पे समझ का स्तर, भावात्मक लब्धि और सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा, ये तो तीनों जो हैं वो खुद के अपने स्तर हैं। और शिक्षण अधिगम सामग्री जो है ये वो शिक्षा में लाई गई वो सामग्री है जो हर किसी के लिए है। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? व्यक्तिगत कारक नहीं है, वही यहाँ पे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शिक्षण अधिगम सामग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? तो बाधक बन सकता है, तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर भी निगेटिव होगा। देखते हैं। ऑप्शन ए लचीली पाठचर्या। तो लचीलापन कभी लचीलापन जो होता है वो कभी अधिगम में बाधा बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी अधिगम में बाधा नहीं बनेगा। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर सामूहिकरण, क्योंकि ये आपके अधिगम में बाधा बन सकता है। तो जो आपका ऑप्शन गलत होगा वही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी दिया है अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षा शास्त्री प्रविधियों का प्रयोग, ये भी आपके अधिगम में बाधा नहीं बन सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जो यहाँ पे गलत है वही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर कि अधिगम के में जो बाधा बन सकता है वो क्या है? विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर सामूहिकरण, जो अभ्यास और अनुभव में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो चलिए आज की क्लास खत्म होती है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ। तो बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।